जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम राम प्रवेश सिंह है। आप सभी का सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों के बीच में मैं 10 जनरल स्टडी से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं जो मैं स्वयं को बनाया हूं। तो आप इन 10 प्रश्नों के वीडियो को पूरा देखें। मीन्स 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि आप इन वीडियो को देख करके आप अपने दिमाग का अनुमान लगा सकते हैं कि हम इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न का जवाब सही तरीके से दे पाते हैं। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें और क्लियर करें कि हम इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। देखने में प्रश्न छोटे हैं लेकिन वाकई में ये बहुत बड़े हैं। चलिए समय को देर ना करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है कि पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी जब पैसिव वॉइस बनती है तो उस स्थिति में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है। ऑप्शन ए है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन बी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑप्शन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हर प्रश्न पे 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उस 5 सेकंड में प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको बता दूं जब भी इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ही विल कम टूडे, एक वाक्य लिखा गया है ही विल कम टूडे, और इस वाक्य में टुडे क्या है आपको बताना है कि टुडे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ऑप्शन ए है प्रोनाउन, ऑप्शन बी है प्रीपोजिशन, ऑप्शन सी है एडवर्ब और ऑप्शन डी है कंजक्शन। आप बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा वह सी सही होगा। मैं बताऊं ऑप्शन सी क्यों सही होगा बोले तो ऑप्शन सी एडवर्ब सही होगा। जब भी समय का जिक्र किया जाता है, समय की बात आती है तो वह एडवर्ब में जाता है। बोले तो एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करता है समय। तो इस तरह से जो टुडे है एक समय को इशारा कर रहा है, अतः टुडे को एडवर्ब के अंतर्गत रखा जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बड़ी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पर्सन एंड केस कितने कितने प्रकार के होते हैं। यानी जो पर्सन होते हैं इंग्लिश में और जो केस होते हैं इंग्लिश में कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2 और 3, ऑप्शन बी है 3 और 2, ऑप्शन सी है 3 और 3, ऑप्शन डी है 3 और 4। आप बताइए इसमें से कौन ऑप्शन आपके अनुसार सही लग रहा है। चलिए आपका समय खत्म होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 3 और 3। मैं बता दूं 3 और 3 कैसे होगा। इंग्लिश में पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस तरह से 3 हो गए। और केस भी 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। अर्थात केस भी 3 होते हैं और पर्सन भी 3 ही होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोर एंड मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार और प्रश्न रिवीजन करते हैं।
दो या दो से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब के पहले मोर और मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ऑप्शन बी है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ऑप्शन सी है सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, ऑप्शन डी है पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। बताएं कि इन चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। मैं बताऊं मेरे दोस्त कैसे होगा। पहले मैं मोर लिखा हूं इसलिए कंपैरेटिव डिग्री होगा, और उसके बाद मैं मोस्ट लिखा हूं इसलिए सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो पहले कंपैरेटिव होगा फिर सुपरलेटिव डिग्री होगा। अब मैं बताऊं कि ऐसा कैसे होता है। सिलेबल का मतलब अपनी आवाज। जब कोई शब्द होता है और वो दो आवाज निकालता है, जैसे ब्यूटीफुल, एक ब्यूटी और एक फुल, जैसा यूजफुल, यूज और फुल, हार्मफुल, इस तरह से ये जितने भी शब्द हैं दो सिलेबल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर जोड़ा जाता है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट जोड़ा जाता है। तो याद रखिए, जब दो या दो से अधिक सिलेबल वाले शब्द हों तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का प्रयोग और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट्स ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, और फार का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम बोले तो अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। यह कथन क्या है? यस बोले तो सत्य है, नो बोले तो असत्य है, बोथ ए और बी करेक्ट है यानी दोनों सही है, और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है। चलिए मैं बताऊं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों होगा? क्योंकि होता क्या है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, यानी यह नियम जो है वह सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टोमक का प्लूरल नंबर होता है। देखिए इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे स्टमक करेंगे, ना कि स्टमच करेंगे। इसी पर ध्यान देना है मेरे दोस्त। स्टमक का प्लूरल नंबर होता है, ऑप्शन ए है स्टमक, ऑप्शन बी है स्टमक्स, ऑप्शन सी है स्टमक्स, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी करेक्ट। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा तब आंसर दीजिएगा। चलिए आप इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होता है मेरे दोस्त? याद रखिएगा, जब सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है किसी नाउन को, तो जब किसी शब्द के अंत में सी एच आ जाए तो उसका दो तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है। एक सी एच का मतलब च और एक सी एच का मतलब होता है क। जब च से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ईएस जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए, और जब क से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो स्टमक है सी एच लिखा गया है, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन हम क से करेंगे, इसलिए स्टमक का प्लूरल जो होगा उसमें यस जुटता है न कि ईएस जुटता है। अतः ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर होता है? ऑप्शन ए है डिफरेंस ऑफ टाइम यानी समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का अंतर, सी बोथ ए और बी दोनों गलत है, बोले तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए और बी करेक्ट है। जरा जल्दी बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरे दोस्त कैसे होगा, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, समय का अंतर होता है। बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय होता है, तो समय का अंतर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होती है। तो हेल्पिंग वर्ब में भी अंतर आ रहा है, समय में भी अंतर आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। लेकिन जरा ऑप्शन नंबर डी पे जाइए तो लिखा क्या है कि बोथ ए और बी दोनों सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी को हम सही मानेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप सब लोग क्रिकेट देखते होंगे, ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं। उस क्रिकेट जगत में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, बोले तो भारत रत्न से क्रिकेट की दुनिया में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था। और मैं बता दूं, भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है युवराज सिंह, ऑप्शन सी है रवि शास्त्री, ऑप्शन डी है सौरव गांगुली। आप जल्द से जल्द बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा, सचिन तेंदुलकर। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने क्रिकेट के जगत में एक अपनी ऐसी पहचान बना लिए जिस पहचान को बनाने के लिए अदर खिलाड़ियों को बहुत ही त्याग करना पड़ेगा। अपने देश के नाम को रोशन करने वाले क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उसमें से एक सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। मैं इस कहने का मतलब क्रिकेट जगत में यह एक ऐसे खिलाड़ी हैं, इकलौता खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल्स कितने होते हैं? ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये इंग्लिश का आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, न कि वो आर्टिकल जो यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, जो कानून की लॉ की बात होती है। यहाँ पे इंग्लिश में आर्टिकल्स कितने होते हैं? ऑप्शन ए है ओनली ए होता है, ऑप्शन बी है ओनली एन होता है, ऑप्शन सी है ओनली द होता है, ऑप्शन डी है ओनली ए एंड द होता है। तो आप जरा सोच के बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हम सही मानेंगे। चलिए, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी होगा। मेरे दोस्त कैसे डी होगा, तो जरा देखिए, मैंने ऑप्शन ए में मैंने ओनली ए लिखा, अर्थात आर्टिकल ए एंड द होता है, लेकिन मैंने क्या लिखा, केवल ए लिखा है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी में मैंने लिखा ओनली एन, केवल एन होता है, ये भी गलत है भाई। ऑप्शन सी में ओनली द, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में ओनली ए एन द, यानी ये तीनों होता है। ओके, चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेजल वर्ब प्रायः दो शब्दों का समूह होता है, यानी जो फ्रेजल वर्ब होता है वह दो शब्द मिलकर के बनता है। अब वो दो शब्द कौन कौन होते हैं? ऐसा नहीं कि कोई भी दो शब्द मिल जाएगा वो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसके कुछ रूल होते हैं। फ्रेजल वर्ब प्रायः दो शब्दों का समूह होता है जिसमें एक शब्द तो वर्ब होता है, तो दूसरा शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए में है
प्रीपोजिशन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, दोनों में कोई हो सकता है या दोनों हो सकता है एक साथ। एडवर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी एडवर्ब ऑब्लिक नाउन, ऑप्शन नंबर सी कंजक्शन ऑब्लिक प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर डी एडजेक्टिव ऑब्लिक प्रीपोजिशन। तो आपको बताना है कि फ्रेजल वर्ब हमें बनाना हो तो वर्ब के साथ हमें कौन सा एक शब्द और लेना पड़ेगा जिससे कि वो फ्रेजल वर्ब का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए अब बताएं 5 सेकंड में कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको मैं बता दूं, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वह सही होगा। कैसे होगा मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि फ्रेजल वर्ब को बनाने में 2 शब्दों का आवश्यकता होता है। एक तो वर्ब होता है, एक प्रीपोजिशन, यानी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब हो सकता है। वर्ब प्लस एडवर्ब इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब हो सकता है, अथवा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। अर्थात फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए वर्ब और प्रीपोजिशन को मिलाएंगे तो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, वर्ब और एडवर्ब को मिलाएंगे तो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, वर्ब और प्रीपोजिशन और एडवर्ब को बनाएंगे तो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ फ्रेजल वर्ब का, जैसे गेट ऑन ये फ्रेजल वर्ब है, गेट ओवर ये फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑन पुट ऑफ ये सब क्या है, फ्रेजल वर्ब हैं। तो अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेरे दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें ताकि इस तरह का ज्ञान आपके दोस्तों को भी मिल सके, अपने घर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिल सके। तो आप सभी लोगों को मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।